लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन। ठीक है, लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन। लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन क्या कहता है आपके पास? ठीक है, तो बताएं मुझे लॉ ऑफ इक्व पार्टीशन थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ क्या है, जो काइनेट एवरेज काइनेटिक एनर्जी सर वो वीडियो सही तो। हाँ वो वीडियो सही टॉपिक की कंप्लीट वीडियोस है ना। हाँ कंप्लीट वीडियोस है वो कंप्लीट वीडियो। कोई इसमें वैसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन क्या कहती है कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम जानते हैं आप क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? ठीक है, तो जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है इक्विपार्टीशन का थ्योरम कहती है, जो आपके पास क्या है एवरेज काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट होती है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। मान लीजिए एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम आप, वो कितनी होती है हाफ के बीट। कितनी होती है हाफ के बीट। के इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड इसको ही बोला गया यू। ये था आपके पास कौन सा स्टेटमेंट? इक्विपार्टीशन थ्योरम का स्टेटमेंट। क्या कहता है स्टेटमेंट कि द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम कंट्रीब्यूट्स हाफ केबीटी टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, डेफिनेशन चाहो तो लिख सकता हूं मैं। द एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी, थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom, each DOF degree of freedom, degree of freedom contributes half kBT to energy of system। ठीक है, क्या कहता है कि जो इक्विपार्टीशन थ्योरम कहता है कि जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी, जो औसत गतिज ऊर्जा है, वो क्या है कंट्रीब्यूशन करती ईच डिग्री के साथ, प्रत्येक डिग्री। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? मान लीजिए मेरे पास क्या है, ये सपोज ये प्लेन, अब यहाँ पर कोई एक बॉल है। अब उस बॉल के कोऑर्डिनेशन जानने नहीं, इस बॉल के बारे में पता करना है मुझे। तो एक तो मुझे क्या होना चाहिए, एक्स पता होना चाहिए जो इधर की तरफ है, एक वाई पता होना चाहिए। अगर मुझे पता चल जाए वाई के किस पोजीशन पर है, एक्स के किस पोजीशन पर, तभी तो मैं इसको डिस्क्राइब कर पाऊंगा। तो इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे वो कितनी हो जाएगी? ठीक है, कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा। वैसे ही आपको मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ पर है, यहाँ पर कोई पार्टिकल, अगर मुझे उसे निकालना है तो सिर्फ मुझे एक्स का पता चल जाए, वाई नहीं भी पता लग पाएगा तो मैं इसके बारे में बता सकता हूँ। तो सिर्फ एक्स पता चल जाएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी इसकी? वन हो जाएगी। अब मान लीजिए कोई एक थ्री डायमेंशन में हवा में मच्छर उड़ रहा है। ठीक है, तो अब इसके पास क्या है, ये मच्छर है कोई। ठीक है, अब इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? आपको इसका हाइट भी पता होना चाहिए, यानी एक्स भी पता होना चाहिए, वाई भी पता होना चाहिए, जेड भी पता होना चाहिए। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी। वैसे ही मान लीजिए आपके पास क्या है, अगर मैं बात कर रहा हूँ कोई पोलर में मोशन कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई क्या है पोलर मोशन कर रहा है, यानी सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है। तो एक तो एंगल का पता होना चाहिए थीटा का, एक तो आर का पता होना चाहिए। तो आर और थीटा यहाँ कोऑर्डिनेट हो गए जो इंडिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स होते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? जो कि क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट जो उस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं, जो उस सिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यही था पहला स्टेटमेंट इनका कि अगर एवरेज थर्मल काइनेटिक, जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ, वो कितनी होगी? हाफ के बी। ठीक है, हाफ के बी। ठीक है, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, के बी इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है याद कर लीजिए, पेपर में आते हैं 1.38 10 टू द पावर 23 जूल के पर केल्विन। ठीक है, ठीक है। और आपने जानते हैं कि आर इक्वल टू कितना होता है दूसरा, गैस कांस्टेंट इक्वल टू कितना होता है, एन एवोगैड्रो नंबर। और कितना हो जाएगा आर के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, जितनी भी चीजें ये होती है नॉन रिलेटिविस्टिक की, नॉन
रिलेटिविस्टिक के लिए। अगर आपके पास है तो नहीं वैसे, अगर रिलेटिविस्टिक की बात करें, जैसे कि फोटोन की बात कर लेते हैं, ठीक है? फोटोन की बात कर लेते हैं, जो सिस्टम है फोटोन है, या फिर मैं बात करूँगा रिलेटिविस्टिक, मतलब रिलेटिविस्टिक क्या होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है। तो उस केस में ये U है, जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी है, वो कितना हो जाएगा? F kBT। आप आपके पास हट जाएगा। ठीक है? अगर इतना हो गया तो हम आगे चलते हैं। अब क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि मोनोटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस। तो स्पेसिफिक हीट पूछ रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट कितनी हो। तो ऑलरेडी हमने मोनोटॉमिक डायटोमिक की कर ली, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, अकॉर्डिंग टू किसके, इसके इक्विपार्टीशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब देखो, सबसे पहले अगर मैं मोनोटॉमिक गैस की बात कर लेता हूँ, किसकी? मोनोटॉमिक। हमने आपको शॉर्टकट भी सिखाया है और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है? मोनोटॉमिक गैस में क्या होता है? मोनोटॉमिक मतलब एक ही एटम जिसके पास, ऐसे एक ही मॉलिक्यूल से गैस मॉलिक्यूल, ठीक है? इनके पास क्या है? वन एटॉमिक है। ठीक है? ऐसे यानी आपके पास क्या बोल सकते हैं, जैसे जिनके पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है मोनोटॉमिक गैस के पास? डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो जो एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी आ गई? अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 3 आ गई, 3/2 केबीटी। यही तो हो गई। यानी हमने इसको यू कहा, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कितना? 3/2 केबीटी। अब हमने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, एक फॉर्मूला कौन सा, कि यू इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा यू इक्वल टू कितना होता है? सीपी माइनस सीबी बता दीजिए, सीपी माइनस सीबी क्या होता है? सीपी हमने कहा था कितना? F/2 केबी। ऐसा कहाँ से आया था? ये था ना। और सीपी का क्या कहा था हमने, या ऐसा लिखा था हमने इसकी जगह, अगर आपको ध्यान होगा, वो 1 मोल के लिए लिखा हुआ था हमने। किसके लिए लिखा था? 1 मोल के लिए। 2-3 तरीके से कराऊंगा मैं उसको। सीबी इक्वल टू कितना, आपके पास लिखा था F/2 R, और यहाँ पे लिखा था सीपी इक्वल टू कितना, 1 प्लस कितना, F/2 R। ये सीपी और सीबी की वैल्यू लिखवाई है ऑलरेडी। फिर भी मान लीजिए ध्यान नहीं रहा, तो ध्यान रखोगे क्या है आपके पास, जो जो आपके पास सीबी है, जो सीबी होता है, वो डेल यू बाई डेल्टा टी होता है। कहाँ से आई है? क्योंकि हमने जब आपके पास डेल्टा पढ़ाया होगा, डेल्टा यू, वो कितना करवाया होगा? एन सी बी डी टी, यही तो करवाया था, एन सी बी डी टी। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था तो डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डी टी पढ़ाया होगा। यहाँ से सी बी कितना रहेगा? डेल्टा यू बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से सिंपल सा डिफरेंशिएशन कर दो किसका, टी के रिस्पेक्ट में, तो कितना रहेगा? 3/2 केबी। ये स्पेसिफिक हीट है मोनोटॉमिक, इसकी मोनोटॉमिक। ये फॉर्मूला याद है? नहीं है तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। जिनको नहीं समझ आया, तो हमने क्या कहा था, एक चीज कहा था कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमने कहा था कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीपी, तो कितना हो जाएगा? डी क्यू इक्वल टू कितना, डेल यू प्लस पी डी वी। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाला टर्म जीरो, तो डी क्यू कितना आ गया? डी यू के इक्वल आ गया। अब स्पेसिफिक हीट ऑलरेडी कितनी होती है, हमने पढ़ा था डी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी डी टी, यही तो पढ़ा था। यानी सी इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी तो पढ़ा था हमने। लेकिन जैसे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करता हूँ तो यही चीज क्या हो जाती है, डेल यू बाई डेल्टा टी, दोनों इक्वल है, तो इसलिए हमने ये लिख दिया। ठीक है? तो इससे आ जाएगा। वैसे ही मोनोटॉमिक की बात कर लेते, डायटोमिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है, अगर हम डायटोमिक की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है डायटोमिक। डाया डायटोमिक गैसेस की बात करते हैं। तो डायटोमिक गैसेस के मतलब जिसके क्या है, दो एटम हो। ठीक है? आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायटोमिक, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है डायटोमिक में? 5 होती है। अब जो U होती है, यानी एवरेज थर्मल काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू इक्विपार्टीशन थ्योरम, वो होती है F इक्वल टू 1/2 kBT।
अब एफ कितना है यहाँ पर 5, 1/2 केबीटी, ठीक है। अब इसके पास कितने, देखिए इसके पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आपको नहीं पता चल रहा कैसे 3 आ रही, तो इसके पास 3 ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है, ठीक है, ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। ट्रांसलेशन मतलब मान लीजिए कोई मोनोएटॉमिक है, वो इधर भी जा सकता है, मतलब एक्स वाई जेड की बात करता हूँ मैं, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यहाँ से ऐसे भी। तो कितने इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट हो गए, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक जेड हो गया, इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होंगे, इसके पास 3 होगी। जैसे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, अब डाया की मतलब ये समझो कि डाया है, डायटोमिक डाया है आपके पास, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो अब क्या है आपके पास, ये तीनों एक्सिस में तो जा सकता है ना, इधर भी जा सकते हैं, एक्स में भी जा सकते हैं, इधर भी वाई में भी जा सकते हैं और जेड में भी जा सकते हैं, ठीक है, इधर भी। तो 3 तो ट्रांसलेशन हो गई, क्या हो गई, 3 ट्रांसलेशन मोशन हो गई। अब आपके पास क्या है, 2 रोटेशन भी हो, देखो एक इसके अबाउट रोटेट कर सकता है, एक इसके अबाउट, तो 2 रोटेशन हो गए, रोटेशनल मोशन हो गए इनके पास। रोटेशनल, अब डंबल को घुमाओ आप, ठीक है, या तो इस वाई के एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, या इस क्या है जेड एक्सिस के अबाउट घूम सकता है, ठीक है। रोटेशन का मतलब ऐसा, तो क्योंकि ये फिक्स एक्सिस है ना, ये फिक्स है, आर फिक्स है इनके भी। तो कितने हो गए, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए टोटल, 3 to 5 डी ओवर डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो यू कितना हो जाएगा आपके पास 5/2 केबीटी। स्पेसिफिक हीट कितनी हो जाएगी, स्पेसिफिक हीट होती है डेल यू बाई डेल्टा टी, कितना हो जाएगा 5/2 केबी, क्लियर। इतना अगर क्लियर है तो हम आगे चलें। चलिए नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, हेडिंग लगाइए ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना, ट्रांसपोर्ट फिनोमिना। ट्रांसपोर्ट फिनोमिना क्या होता है, आपके पास अगर कोई सिस्टम, कोई भी गैस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में, तो उसको बोला जाता है ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में। क्या कहा कि कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट में मान लीजिए कोई गैस है, उसको माना जाता है कि ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में। बट अगर गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो हमारे पास 3 केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, विस्कोसिटी हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है और डिफ्यूजन हो सकता है। क्या क्या हो सकता है, कंडक्शन हो सकता है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस टॉपिक को लास्ट में पढ़े, चलिए लिख लेते हैं, बाद में वापस आऊंगा मैं इस टॉपिक में, ठीक है। लिख सकते हैं द सिस्टम, लिखो, अगर कोई गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट में है। पर यदि गैस इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं है, तो नहीं है तो 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस बन सकते हैं। पहला केस है
ट्रांसपोर्ट बन सकता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, जो कि किसमें होता है? चलिए 3 केस पहले मैं बता देता हूँ, फिर आपके पास 3 केस कौन-कौन से हो सकते हैं? पहले हो सकता है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी, दूसरा हो सकता है आपके पास कंडक्शन, तीसरा हो सकता है आपके पास डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। 3 केसेस हो सकते हैं, 3 केसेस बन सकते हैं। ये होता है विस्कोसिटी किसकी वजह से होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम की वजह से, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है? यानी ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम कैसे होता है कि आपके पास विस्कोसिटी मैंने पढ़ाया भी होगा, लेयरिंग में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, मतलब आपके मान मान लीजिए गैस की अपर लेयर है, गैस की अपर लेयर है और ये लोअर लेयर है, इसके नीचे लोअर लेयर, ठीक है? ये उल्टा बन गया, ठीक है? ये अपर लेयर है जो आगे की तरफ जा रही है और इसके नीचे एक लोअर लेयर है, जो इसको क्या कर रही है? पीछे की तरफ धकेल रही है, लोअर। ये अपर है, ये लोअर। ये आगे की तरफ जा रहा है, यहाँ फ्रिक्शन लग रहा है ये। तो ये क्या कर रहा है? मोमेंटम ट्रांसफर कर रहा है। तो क्या हो रहा है? विस्कोसिटी वाला ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम। कंडक्शन में क्या होता है? कंडक्शन में ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी। मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोई गैस के मॉलिक्यूल्स आधे यहाँ पर है और आधे यहाँ पर है, तो इनकी एनर्जी कम है, तो यहाँ से एनर्जी मान लीजिए यहाँ ट्रांसफर हो रही है। कब तक हो रही है? जब दोनों के इक्वल ना हो जाए। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्ट होता है किसका? एनर्जी का। वैसे डिफ्यूजन में है, डिफ्यूजन किसकी वजह से होता है? डिफ्यूजन होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, ठीक है? यानी आपके पास हो सकता है यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, इस वाले कॉर्नर में, इस वाले कॉर्नर में कम है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है मास, यहाँ से यहाँ पे। तो इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन की वजह। क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन, ठीक है? नोट कर लीजिए अपना, ये पुराने स्टूडेंट को भी नहीं करवाया होगा। ठीक है, इसके बाद एक पेज छोड़ देना, 1 से 1.5 पेज छोड़ देना, ठीक है? इसमें हम कल आएंगे, ठीक है? ठीक है, क्योंकि पहले हम आपको रेडिएशन पढ़ाएंगे, देन हम आपके पास इसके में थोड़े से फॉर्मूले नोट करवाने दो कि जो है ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला कितना है, ठीक है? तो आप एक पेज छोड़ दीजिए जो लोग नोट्स बना रहे हैं, तो हम पहले रेडिएशन कर लेंगे देन, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लिख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट हमारे पास थ्योरी ऑफ रेडिएशन। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, ठीक है? 1 से 2 पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, एक पेज बहुत है, ठीक है? तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन क्या होता है बताइए, अगर आपसे बेसिक पूछा जाए कि रेडिएशन क्या होता है? हम्म, वही होता है हीट ट्रांसफर का, ठीक है? तो अगर रेडिएशन आपसे पूछा जाए कि रेडिएशन क्या होता है, तो वे होता है
ट्रांसफर ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सनलाइट जो आती है आपका, ठीक है, लिख सकते हैं वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट सन से जो सन रेडिएशन आती है आपके पास, तो आप क्या होते हैं, क्या हो जाते हैं, आपको हीट मिलती है और आपकी क्या है, बॉडी आपके पास क्या हो जाती है, हीट गर्म हो जाती है, अगर आप सर्दियों की बात कर रहे हो, या जनरली गर्मियों में भी क्या है आपके पास, ठीक है। इन वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन फॉर्म ऑफ EM वेव विदाउट एनी मीडियम, ठीक है, विदाउट एनी मीडियम, कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बिना किसी माध्यम के, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि मान लीजिए आपके पास ये कोई एक सिस्टम है या एक कोई बॉडी है, सबसे पहले आती है थ्योरी ऑफ एक्सचेंज आती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये मान लीजिए इसके दो ए और बी कोई दो टर्मिनल है, ठीक है? ये कोई एक सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, या एक प्लेट मान लीजिए या एक बॉडी मान लीजिए, इस पे कोई एक क्यू हीट इंसिडेंट हुई, क्या हुई, क्यू हीट इंसिडेंट हुई, क्यू इंसिडेंट हुई, कोई हीट इंसिडेंट हुई, ठीक है, हीट। अब इसने क्यू का मान लीजिए Q1 पोर्शन क्या किया, ऑब्जॉर्व किया, अवशोषित किया, क्या किया, ऑब्जॉर्व किया, अवशोषित किया, और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट, मान लीजिए रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्टेड हीट, वो कितना पोर्शन कर दिया, Q2 पोर्शन कर दिया। अब कुछ जब इसने कुछ ऑब्जर्व की होगी तो कुछ ट्रांसमिट भी तो की होगी, कुछ ट्रांसमिट भी की होगी, ट्रांसमिट मतलब, ठीक है, कुछ आपने किसी बॉडी पे कोई हीट, क्या है, इंसिडेंट हीट, कोई क्यू हीट इंसिडेंट का है, उस क्यू का कुछ पार्ट तो ऑब्जर्व हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, कोई कुछ ट्रांसमिटेड, क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ, जो नीचे की तरफ यहाँ पर पास हुआ, ट्रांसमिट हुआ, ट्रांसमिटेड हीट। तो मान लीजिए जो ट्रांसमिटेड हीट है वो Q3 है। अब अगर मैं बात करूँ कि टोटल हीट कितनी थी, तो मैं बात करूंगा टोटल हीट थी आपके पास, अब बोलूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ट्रांसमिटेड, इतना ही तो ये तो हो जाए, यानी इंसिडेंट हीट, ट्रांसमिटेड हीट, और आपके पास क्या आ जाएगा, अब जो है टोटल हीट तो यही आ गया आपके पास। अब मैं ये कह सकता हूं कि जो इंसिडेंट हीट है, मतलब इनका अगर सम देखूं मैं तो कितना है, रिफ्लेक्ट, इंसिडेंट हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, ट्रांसमिटेड हो गई, तो इनका सम कितना था, रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड प्लस ऑब्जर्वेटिव ए, ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 1, मतलब ये हुआ रिफ्लेक्टेड पावर, मतलब कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ये हुआ कितना ट्रांसमिटेड हुआ, ठीक है, ये कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना इंसिडेंट हुआ, कितना ऑब्जर्व हुआ, ए, इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, कितनी होती है, 1 के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है। कितना इंसिडेंट हुआ देखो, कितना इंसिडेंट हुआ, कितना रिफ्लेक्ट हुआ, कितना ट्रांसमिटेड, कितना ऑब्जर्व हुआ, तो इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है।
नेक्स्ट है इमिसिव पावर और ऑब्जर्प्टिव पावर। इमिसिव पावर, इमिसिव पावर, तो इमिसिव पावर क्या होती है? उत्सर्जन क्षमता जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? उत्सर्जन क्षमता, उत्सर्जन क्षमता। अब देखो, मान लीजिए कोई हीट जो एमिट हो रही है, हीट एमिटेड हो रही है, वो कितनी हो रही है? क्यू हो रही है। तो आप क्या बोलते हो? ये जो एमिटेड हीट है, ये इस बात पर डिपेंड करती है कि उस सरफेस एरिया कैसा है उस मटेरियल का, कितने टाइम तक इमिशन हो रहा है, ये भी डिपेंड करता है। तो आप बोलते हो कि यानी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और टी हो गया। यहां से क्यू प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ई ए टी, तो ये ई है, ये क्या हो गया आपके पास? इमिसिव पावर। ये कितना आ जाएगा? ई, सॉरी, ए टी, इमिसिव पावर। ठीक है, यानी आपके पास ये जो इमिसिव पावर है, दो बात पे डिपेंड करती है। क्या, किस बात, किस किस बात पर डिपेंड करती है? एक तो डिपेंड करती है कि आपके पास क्या है, मटेरियल कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा इस बात पर डिपेंड करती है कि वेव लेंथ कितनी, ठीक है। दूसरा इस बात पर डिपेंड करता है कि आपके पास वेव लेंथ कैसी। अच्छा, पीछे वाला किसी को समझ नहीं आया, ये वाला समझ नहीं आया, चलिए ठीक है, थोड़ा समझा देता हूँ मैं इसको। दो तीन चीजें होती है ना। एक है आपके पास ए जो लिखते हैं ना, ए किसको लिखते हैं? ए है, इसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। जो ए है, ये है अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट में क्या है आपके पास? जो ए होता है, वो होता है कितना पार्ट क्या हुआ, अब्जॉर्ब हुआ, किसका? इंसिडेंट। यानी टोटल जो रेडिएशन थी, ये थी इंसिडेंट, जो टोटल इंसिडेंट थी। और ये क्या, क्यू ए, मतलब क्यू वन पार्ट जो था, क्यू वन पार्ट कितना अब्जॉर्ब हुआ और कितना टोटल था, ये था टोटल। वैसे ही दूसरा जो आर है, वो था, जो आर है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, ये क्या बताता आपके पास? ये बताता है कि Q2 यानी कितनी रिफ्लेक्ट हुई डिवाइड बाई कितनी टोटल थी। वैसे ही थर्ड कोफिशिएंट था जिसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, जो कि कितना होता है, T इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना ट्रांसमिट हीट हुई और कितना टोटल था। इसीलिए हम ये कह सकते हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितनी हीट अब्जॉर्ब हुई, जितनी रिफ्लेक्ट हुई, जितनी ट्रांसमिट हुई, वो किसके इक्वल है? वन के इक्वल। यानी इससे हमको ये पता चलता है कि कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ आर एंड कोफिशिएंट ऑफ टी इक्वल टू वन के। ठीक है। अब हम इमिसिव पावर की बात कर रहे थे, तो किस किस पे डिपेंड करता है? एक तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, दूसरा टाइम पे डिपेंड करता है। तो इमिसिव पावर क्या होती है? डिपेंड्स ऑन नेचर एंड क्या है, सरफेस। किस पे है? सर, पावर ऑफ अ सरफेस डिपेंड ऑन नेचर एंड क्या है, किस पर? टेम्परेचर कितना है, दो बात पर निर्भर करती है। किस किस पर? एक ही है सरफेस एरिया और दूसरा है टेम्परेचर। सॉरी, किस किस पर डिपेंड करता है? लिख सकते हैं इमिसिव पावर डिपेंड्स ऑन, ठीक है। एक तो किस पे डिपेंड करता है आपके पास? एक करता है मटेरियल पे,
मटेरियल पे ऐसे लिख सकते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ सरफेस लिख सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है, ठीक है, और जो इमिसिव पावर होती है वो ब्लैक बॉडी के लिए सबसे ज्यादा होती है, और जो शाइनी सरफेस, जो शाइनी सरफेस होता है उसके लिए क्या होता है, जो शाइनी सरफेस होता है उसके लिए इमिशन कम होता है, जो मतलब चमकता हुआ एकदम शाइनी वाला सरफेस, उसमें रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। ठीक है, अरे वहां पर आप लोगों को मैंने स्पेक्ट्रल पढ़ाया होगा, स्पेक्ट्रल इमिशन पर्टिकुलर वेवलेंथ पर एक लिखवाया होगा, इसलिए लिखवाया होगा उसके नीचे। ठीक है, वहां पर ई, जो ई लिखवाया होगा वो ऐसा लिखवाया होगा, कहाँ से, जीरो से इन्फिनिटी, और यहाँ पे कहा होगा ई लैम्डा डेल लैम्डा। इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल इमिशन पावर। ये तो बोलते हैं, इसको बोल देते हैं, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रल, पर्टिकुलर अगर वेवलेंथ की बात करें, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, इमिसिव पावर। ठीक है, नोट करके लिख सकते हैं, बीबी के लिए मैक्सिमम नहीं, ब्लैक बॉडी के लिए मैक्सिमम होता है, बीबी के लिए ई क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और शाइनी सरफेस के लिए, जो चमक रहा है, जो एकदम शाइन कर रहा है, ठीक है, शाइनिंग बॉडी के लिए क्या होता है, शाइनिंग बॉडी के लिए जो ई होता है वो क्या होता है, मिनिमम। ठीक है, ओके ना। स्पेक्ट्रल का मतलब होता है पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात होती है, कि इस वेवलेंथ की बात हो रही है, फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात की जाती है। अरे ये लैम्डा लिख तो लिया हमने, पर्टिकुलर रेडिएशन की वेवलेंथ विद इमिसिव पावर पर्टिकुलर वेवलेंथ, ई लैम्डा इसलिए तो लिखा ई लैम्डा, किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात हो रही है वहां पर, उस केस में कह सकता हूं मैं, यहाँ लिखो पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट है अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्टिव लिख लो, या अब्जॉर्प्टिव। आज क्लास 9 बजे तक चलेगी, ठीक है, पावर ऑफ, अब्जॉर्प्टिव पावर ही लिख लो, अब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होता है, ए कितना अब्जॉर्ब हुआ, कितना टोटल था, ये तो कहा था हमने, कितना इंसिडेंट हुआ और कितना टोटल था, यानी ये जो ऑब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। 0 होती है जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर होता है, जो परफेक्ट क्या होता है, परावर्तक होता है, यानी इसको बोलते हैं परफेक्ट रिफ्लेक्टर। दूसरा क्या होता है, जिसके लिए 1 होती है वो होती है परफेक्ट ऑब्जर्वर, परफेक्ट ऑब्जर्वर। वो क्या होता है, ऑब्जर्वर को बोलता है अवशोषक, अच्छा अवशोषक होता है, अवशोषक। और ये क्या होता है, परावर्तक।
ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं ब्लैक बॉडी की बात करता हूँ, ब्लैक बॉडी की बात करता हूँ, तो ब्लैक बॉडी के लिए क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है? परफेक्ट ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, ठीक है? तो ये भी होता है जब आपके पास क्या हो जाएगा, अगर ब्लैक चलिए, ठीक है? हो गया, इतना क्लियर है? अब अगर यहाँ पर मैं स्पेक्ट्रल की बात कर रहा हूँ, तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात करूँगा, ठीक है? आप चलिए, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है? मान लीजिए जितनी भी उसके ऊपर रेडिएशन पड़ रही है और क्या हो रही है, वो क्या कर रही है, सबको अब्ज़ॉर्ब कर रही है, ठीक है? जितनी भी, यानी अब्ज़ॉर्ब द ऑल, मतलब 100% फॉलिंग द बॉड क्या फॉलिंग रेडिएशन, जो भी उस पर सारी रेडिएशन पड़ती है सभी टेम्परेचर पर, एट ऑल टेम्परेचर, एनी एंगल, किसी भी एंगल से पड़े, किसी भी क्या है, किसी भी टेम्परेचर पर हो, वो क्या करता है, सारी रेडिएशन अब्ज़ॉर्ब करता है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक बॉडी कहते हैं, ठीक है? आप लिख सकते हैं अब्ज़ॉर्ब ऑल रेडिएशन, ऑल रेडिएशन, ठीक है? absorb all radiation falling on the body in it at all temperature, all temperature at any angle, किसी भी एंगल पर इंसिडेंट हो, वो क्या करते हैं? 100% absorb करते हैं। इसको क्या बोला जाता है? नॉन एज बीम, ब्लैक बॉडी, ठीक है? यानी इसके लिए जो अब्जॉर्प्टिव पावर होगी वो 1 होगी। कितनी होगी? 1 होगी, ठीक है? तो ब्लैक बॉडी में क्या होता है, मान लीजिए कि आपने ऐसा देखा होगा, आपकी बुक में भी क्या होता है, ऐसा कोई कैप बना होता है, ठीक है? एक गुफा बनी होती है, यहाँ से इंसिडेंट हुई सन रेडिएशन, यहाँ टकराई, तो यहाँ से यहाँ ये अंदर ही टकराते रहेगी, ठीक है? तो ये है एक ब्लैक बॉडी, ठीक है? तो इसके लिए रिफ्लेक्शन जीरो होता है, रिफ्लेक्शन जीरो होता है, ट्रांसमिटेशन जीरो होता है। देखो कोई भी रे बाहर नहीं निकल रही है। ई की वैल्यू में सी की वैल्यू 1 होती है, जितनी, क्योंकि जो क्या है, जो आपके पास परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है, वो परफेक्ट क्या होता है, उत्सर्जक भी होता है। तो ई की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? ई की वैल्यू हो गई आपके पास 1, और टी की वैल्यू कितनी है? ये सब जीरो। तो ब्लैक बॉडी में भी क्या है, कलर की भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर की होगी, हो सकता है कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है? ब्लैक कलर इसलिए बोल देते हैं, ब्लैक कलर को इसलिए लिया जाता है कि वो क्या होती है, क्या होती है, परफेक्ट ऑब्जर्वर होता है। इसके अलावा प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी भी है, जैसे कि आपके पास आइसोथर्मल इनक्लोजर है, ब्लैक लैंप है, पोटेशियम फास्फेट है, गोल्ड प्लेटिनियम है, सन और स्टार भी एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है? तो लिख सकते हैं नोट करके, बीबी का कोई भी कलर हो सकता है, ब्लैक बॉडी का कोई भी कलर हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो ब्लैक ही हो। दूसरा एग्जाम्पल क्या क्या है, बीबी के एग्जाम्पल, जैसे कि आप, मैंने कहा कि सबसे सन और स्टार तो लिख ही सकते हो, ठीक है? सन और स्टार। उसके अलावा क्या कहा मैंने, जो प्रैक्टिकल ब्लैक बॉडी है, जैसे कि पोटाशियम
फास्फेट है, पोटेशियम फास्फेट है। दूसरा आइसोथर्मल एनाइसोथर्मल एनक्लोजर है, एनाइसोथर्मल एनक्लोजर है। और क्या क्या हो सकते हैं? गोल्ड, प्लेटिनियम, सारी, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है ब्लैक बॉडी में। ठीक है, ब्लैक बॉडी में क्या क्या कहा मैंने? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अपने ऊपर पड़ने वाली कोई भी एक बॉडी है जो अपने ऊपर पड़ने वाली सारी रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है, किसी भी एंगल पे पड़े, किसी भी टेम्परेचर पे हो। इसके लिए रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन की वैल्यू जीरो होती है। और फिर चौक ने क्या कहा था, जो अच्छा ऑब्जर्वर है वो अच्छा इमिटर भी होगा। ठीक है, यानी गुड एमिटर आर गुड ऑब्जर्वर, ये किरचॉफ कहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि जो ब्लैक ब्लैक बॉडी है वो ब्लैक कलर के अलावा किस और भी कलर की हो सकती है। ठीक है, दूसरा हमने क्या कहा कि कुछ एग्जाम्पल जानते हो बीबी के एग्जाम्पल, ब्लैक बॉडी के एग्जाम्पल। ठीक है, तो हमने कहा सन स्टार, पोटेशियम फॉस्फाइड एंड आइसोथर्मल एनक्लोजर, गोल्ड, प्लेटिनियम। ब्लैक लैम्प हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है, ब्लैक लैम्प। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास किरचॉफ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है? किरचॉफ्स लॉ कहता है कि गुड ऑब्जर्वर क्या होता है, जो गुड इमिटर होता है वो क्या होता है, आर गुड ऑब्जर्वर। मतलब अगर आप पढ़ के चीजें भूल जा रहे हो तो आप एक गुड ऑब्जर्वर और गुड इमिटर हो। ठीक है, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यहाँ से ई के आ जाएगा एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन, तो ई बाई ए इक्वल टू के। ठीक है, या इसी को बोलते हैं, ठीक है, यानी इसी को हम ये लिख सकते हैं, किसी कांस्टेंट, इन दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है, यानी आप लिख सकते हैं ई ब्लैक बॉडी, यानी आप कह सकते हो इन ये किसके इक्वल आ जाता है, ई बाई ए किसके इक्वल आ जाता है, ई ब्लैक बॉडी अपॉन कितना, ई बी। अब ये ई बी क्या लिख रहा हूं मैं, देखिए जो ई बी है वो है इमिसिव पावर, इमिसिव पावर ऑफ बीबी। और जो दूसरा आपके पास ई, वो क्या है, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी। इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, और ये इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है। ठीक है, इतना ठीक है सबको, तो आगे चलते फिर, अगर इतना क्लियर है तो। एक क्वेश्चन बताओ मुझे, परफेक्ट ब्लैक बॉडी डज डज एग्जिस्ट इन नेचर और नॉट? नहीं समझ आए, नहीं समझ आया तो इतना समझो किरचॉफ लॉ में कि जो ई बाई ए है वो किसके इक्वल है, ई बाई ए है वो के इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। इस कांस्टेंट को कई बार ऐसा भी लिखा जाता है ई बाई बी, और कई बार डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं ई, क्या है, ई लिख देते हैं। ठीक है, एक ये ई है और ये ई बी बी के इक्वल भी लिख देते हैं कई बार, यानी इस जो कांस्टेंट है वो किसके इक्वल है, ये है, ये इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ठीक है, इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी।
या आपने कई बार आप देखोगे इस इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इन टर्म्स ऑफ स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल के टर्म्स। तो क्या होता है स्पेक्ट्रल के टर्म में? आप बोलते हैं इमिसिव पावर डिवाइड बाय अब्जॉर्प्टिव पावर एट अ पर्टिकुलर लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, या हम बोलते हैं इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट पर्टिकुलर वेवलेंथ, ऐसा भी लिखा जाता है। ये पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात है, ठीक है। तो किसी टेम्परेचर पर किरचॉफ क्या कहता है कि किसी भी टेम्परेचर पर एट गिवन टेम्परेचर द रेडिएशन ऑफ द सेम वेवलेंथ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर और अब्जॉर्प्टिव पावर इज सेम फॉर ऑल सब्सटेंस एंड इक्वल टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। समझ रहे कि इमिसिव पावर एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ की बात कर रहा है, एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ द रेशियो ऑफ इमिसिव पावर रेशियो ऑफ अब्जॉर्प्टिव पावर फॉर जितने भी सब्सटेंस के लिए तो इक्वल होता है, कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। वो क्या होता है कांस्टेंट के इक्वल होता है, ठीक है। या हम कह सकते हैं इक्वल टू कितना इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट एट पर्टिकुलर लैम्डा, ठीक है, एट पर्टिकुलर लैम्डा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है वेन डिस्प्लेसमेंट, वेन वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ। और वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है आपके पास कि अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच का, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये वेवलेंथ है, ये इंटेंसिटी, ठीक है, इंटेंसिटी। तो मान लीजिए जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कुछ, ऐसा कुछ ग्राफ, ठीक है। टी इक्वल टू 200, ये है टी इक्वल टू मान लीजिए 400 पर केल्विन पर, और ये टी इक्वल टू 600 केल्विन। अगर मैं इनका लैम्डा देखूं तो मान लीजिए इसका जो है लैम्डा, इसका लैम्डा और इसका पहले है इनसे पहले, ठीक है। आप कहोगे लैम्डा 1 है और ये लैम्डा 2 है और ये लैम्डा 3, यानी आप एक चीज देख रहे हैं कि अगर मैं देखूं, अगर क्या कर लूं मैं, एक चीज मैंने देखा, वीन ने देखा कि क्या है, जैसे जैसे मैं ग्राफ बना रहा था, नहीं समझ रहा, वापस से मैं इसको हटा रहा हूँ। मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया किस किस का, इंटेंसिटी और लैम्डा का वेवलेंथ। अब कोई रेडिएशन है, देखिए इसकी इंटेंसिटी ग्राफ ऐसा है, चलिए ऐसे ही बना देते हैं। थर्ड ग्राफ कुछ ऐसा है, मान लीजिए इस पर इसकी जो पीक वैल्यू है वो लैम्डा 3 पर है, इसकी लैम्डा 2 पर है, इसकी लैम्डा 1 पर, ठीक है। तो एक चीज है कि मान लीजिए ये किस टेम्परेचर पर, टी इक्वल टू 200 केल्विन, ये टी इक्वल टू कितना 400 केल्विन, और ये टी इक्वल टू कितना 600 केल्विन। तो अब वीन ने क्या कहा कि जितना डिस्प्लेसमेंट हो, देखिए अगर मैं बात करूं लैम्डा 1, और इसका नाम दे देता हूं मैं T1 है, इसका नाम T2 है, इसका नाम T3, ऐसा दे दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर मैं कहूं कि लैम्डा 1 और T1, लैम्डा 2 और T2, और लैम्डा 3 और T3 ये इक्वल आ रहे होंगे, कांस्टेंट आ रहे हैं,
करके देख लो, करके देख लो इसी टेम्परेचर लैम्डा की कोई वैल्यू मान लो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा लैम्डा, ये कांस्टेंट आ रहा है, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि लैम्डा एम और टी ये किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल। किसके इक्वल है, कांस्टेंट के। यानी आप कहते हो कि जो लैम्डा मैक्सिमम आ रहा होगा वो सबसे कम टेम्परेचर पे आ रहा होगा, 1/T देख भी सकते हो, ये वाला टेम्परेचर सबसे कम है, लैम्डा मैक्सिमम किस में है, सबसे कम टेम्परेचर। तो जब ये मैक्सिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, मिनिमम हो कहाँ पर, देखो यहाँ पर 200 पे सबसे ज्यादा लैम्डा की वैल्यू, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो, जैसे लैम्डा की वैल्यू हायर हो जा रही है, टेम्परेचर कैसा हो जा रहा है, जैसे जैसे लैम्डा घट रहा है, देखो यहाँ पर घट रहा है ना लैम्डा, इसकी वैल्यू कितनी, टेम्परेचर की वैल्यू हाई हो गई, ठीक है? यानी टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ क्या करेगी, लोअर की तरफ शिफ्ट होगी। यानी अब इन्होंने क्या कहा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा, जो लैम्डा है, लैम्डा मैक्सिमम है, वो शिफ्ट हो रहा कहाँ पर, टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, टूवर्ड्स लोअर वेवलेंथ, ठीक है, लोअर वेवलेंथ की तरफ। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, बी, ठीक है, बी क्या है, इसको बोलते हैं वीन कांस्टेंट। अभी आपके पेपर में भी आया था, कौन सा पेपर था जिसको सॉल्व कराने को कह रहे थे आप लोगों को, मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है? ये होता है 2.89 10⁻³ एम के, ठीक है, ये केल्विन है, ठीक है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अभी आई थी लैब असिस्टेंट में 2024, ठीक है, विन डिस्प्लेसमेंट। तो जो लेम, ये क्या कहलाता है आपके पास, ग्रीन डिस्प्लेसमेंट। यानी जैसे जैसे आपके पास, अगर मैं टेम्परेचर हाई की तरफ जाऊं, जैसे जैसे हाई टेम्परेचर की तरफ जाऊं या लो टेम्परेचर की तरफ जाता हूं, तो लो टेम्परेचर की तरफ जाऊंगा तो लैम्डा किधर जाएगा, हाई की तरफ जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट आपके पास स्टेफन, स्टेफन्स लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है, स्टीफन्स लॉ कहता है कि जो एनर्जी रेडिएट होती है किसी सरफेस एरिया से, किसी बॉडी के सरफेस एरिया से, या मैं कहूँ कि परफेक्ट ब्लैक बॉडी से या ब्लैक बॉडी सरफेस से, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है इसके T⁴ टेम्परेचर। यानी आप बोलते हो कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होती है, यानी एनर्जी रेडिएट जो होती है ना, इंटेंसिटी ऑफ, इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी रेडिएटेड, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सरफेस ऑफ BB is directly proportional to T⁴ टेम्परेचर है, ठीक है? तो यानी इंटेंसिटी कितनी है, T⁴। तो इंटेंसिटी क्या बोलते हैं, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁴। इसीलिए जब मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, एनर्जी पर यूनिट एरिया, इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो यही होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यहाँ से आपके पास एक प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएगा सिग्मा T⁴, ठीक है? और ये क्या हो जाता है, ई बाई, आप इसी चीज को क्या बोलते हैं, ई बाई ए, ई बाई टी, और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, सिग्मा ए T⁴। अब ये सिग्मा ई बाई टी क्या होता है, पावर क्या होती है, पावर, पावर कितनी होती है, सिग्मा ए T⁴, सिग्मा ए T⁴, ये है आपके पास, इसको बोलते हैं पावर,
ठीक है, पावर रेडिएटेड, पावर रेडिएटेड। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें स्टीफन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। अब स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ब्लैक बॉडी, ठीक है, ब्लैक बॉडी ये बीबी, तो इसके पास जो इमिटिव जो पावर रेडिएटेड होगी वो कितना, हमने कहा ए सिग्मा टी की पावर 4 अभी पढ़ा। तो हम कह रहे हैं और अगर कोई दूसरी बॉडी है एनी फॉर एनी बॉडी, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर रेडिएटेड कितना हो जाएगा, ई ए सिग्मा टी की पावर नोट लिख लेता हूं मैं। ये ई क्या है, इसको बोलते इमिसिव पावर दे रखा है, इसका नाम दे रखा है इमिसिव पावर ऑफ गिवन मटेरियल, इन इमिसिव पावर ऑफ गिवन मटेरियल। तो नेट पावर कितनी, यहाँ पे भी तो ई हो सकता है, और ई की वैल्यू कितनी 1 है बीबी के लिए। तो अगर मैं नेट पावर की बात करता हूं, नेट पावर, ठीक है, ठीक, नेट पावर रेडिएटेड वो कितनी हो जाएगी, P इक्वल टू, आप बोलोगे P इक्वल टू ई ए, दोनों में से कॉमन ले लीजिए, टी माइनस टी की पावर 4। सिग्मा, ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखिए ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास जब एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तब भी आपको यही आता है कि आपने क्या किया, टी कितना क्या है, T1 और T2 क्या निकाल देते हो आप, किसी मट क्या है, कोई ब्लैक बॉडी एक्सपेरिमेंट होता है, ठीक है, स्टीफन कांस्टेंट निकाल, जो सिग्मा है इसको बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू आती है 1.8, इसकी वैल्यू कंफर्म कर लेना, पर ऑर्डर फिक्स होगा 10 टू द पावर 8, इसकी यूनिट भी लिख लेना, ठीक है। तो ये आती है आपके पास क्या है, ये क्या रहता है, नेट पावर कितनी रेडिएट हो रही है, नेट पावर कितना रेडिएट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए वो ऑब्जॉर्ब कर रहा है ये वाली पावर को, ऑब्जॉर्ब कर रहा है इस वाली पावर को, और क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है इस वाली पावर को, और ऑब्जॉर्ब कर रहा है इस वाली पावर को, तो नेट पावर क्या हो जाएगा, नेट पावर क्या हो जाएगा, टी माइनस टी टू, यानी पी वन, इसको पी टू मान लो, इसको पी वन, तो पी टू माइनस पी वन बोल सकते हैं, तो ये नेट पावर हो जाएगी। स्टीफन इसकी वैल्यू थोड़ी कंफर्म कर लेना, ठीक है। ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर होता है 10 टू द पावर माइनस 8, तो अगर आप ऑर्डर भी ध्यान रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपके पास, ठीक है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है, लिख देते हैं हम आपके पास, सिग्मा की जो वैल्यू होती है 5.67 10 टू द पावर माइनस 8 वॉट, केल्विन की पावर कितने रहेगी, मीटर स्क्वायर, केल्विन की पावर कितने रहेगी, टी की पावर माइनस 4, ठीक है, इतनी होती है इसकी वैल्यू। तो ये ऑर्डर भी ध्यान रखोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास
अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट है आपके पास प्लांक रेडिएशन और प्लांक रेडिएशन फॉर्मूला। प्लांक ने 1900 में ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है, ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था फॉर ऑल वेवलेंथ, ठीक है, सभी वेवलेंथ के लिए। तो इन्होंने क्या कहा था, जो एनर्जी रेडिएटेड होती है पर यूनिट एनर्जी डेंसिटी, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पाई एच सी बाई लैम्डा की पावर 5, लैम्डा की पावर 5 ई की पावर एच सी बाई लैम्डा के टी माइनस 1, ठीक है। ये होता है, दिस इज अ प्लांक फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ के लिए, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, प्लांक फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ, ऑल रेंज ऑफ वेवलेंथ, ठीक है।